सर मेंस में क्योंकि बैंडविड्थ यूपीएससी के पास ज़्यादा है नहीं, तो यूजुअली वो जब सवाल फ्रेम कर रहा है तो वो एस्पिरेंट को चेक करना चाह रहा है कि कुछ नई चीज़ हुई, कोई नया डिज़ास्टर आया तो तुम्हें मालूम है क्या, तुमने उसके एनडीए में गाइडलाइंस देखे। तो यहाँ पे सर वो रिपीटिशन वाला फैक्टर उतना नहीं दिख रहा, क्योंकि यूपीएससी के पास बहुत ज़्यादा खेलने के लिए हेडरूम है नहीं। डिज़ास्टर तो प्रीलिम्स में नहीं आता है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट छोड़ दें सर। सर वो डिज़ास्टर्स होगा हम ज्योग्राफी के बाद इन्वायरमेंट ला रहे हैं, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब तक आप इन्वायरमेंट में आए तब तक ज्योग्राफी वाला कनेक्शन आपका बन के तैयार हो, और उसको मैं वापस री एनफोर्स करवा दूंगा इन्वायरमेंट पढ़ाते टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि एक नए एस्पिरेंट को यूपीएससी सीएसई के लिए एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड साथ में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, किस तरीके से इसकी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए। और ये इनफैक्ट जो पूरी की पूरी सीरीज़ है ये हम लोग पाथफाइंडर पे लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि केवल एनवायरनमेंट नहीं बल्कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की जो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी आपके सामने पेश करी गई हैं। हमारी सभी फैकल्टीज़ इसमें कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। सो आज एनवायरनमेंट इकोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर किंजल चौधरी सर, जो कि हमारे पाथफाइंडर पे फैकल्टी भी हैं। आई एम श्योर आपने इनको देखा होगा। तो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू द डिस्कशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। सबसे पहले सर नंबर 1 क्वेश्चन जो कि सभी सब्जेक्ट्स आई थिंक की इम्पोर्टेंस को गेज करने के लिए, ये बताइए कि इसकी वेटेज जो है वो कितनी है? पिछले कुछ सालों में कुछ चेंज हुआ है? प्रीलिम्स और मेंस में वेटेज कैसी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, आज के टाइम में मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप इस पर ग्रिप अपनी मजबूत कर लेते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है काफ़ी आसान हो जाएगा। कारण है कि ऑफ लेट, जैसा हम जानते हैं सर, फॉरेस्ट सर्विस में जब से इंक्लूड हुआ है हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, तब से अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट में जो वेटेज था यूपीएससी का वो सर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड उसके बाद से आप देखें तो ऑफ लेट 15 सवाल 16 सवाल आम सी बात हो गई है, कभी कभी तो 17-18 सवाल भी हुए हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का सफ़र अधूरा रह जाता है, तो इसको ग्रिप करना है। जहाँ तक बात है सर मेंस की, अगेन मेंस में देखें तो 2 सवाल यूजुअली आते हैं, एक 15 मार्कर आता है, एक 10 मार्कर आता है, एंड कभी कभी 2 10 मार्कर और एक 15 मार्कर भी आता है, बट दैट इज़ अ एक्सेप्शन। रूल अगर हम देखें तो यही दिख रहा है, एक 15 मार्कर एक 10 मार्कर। तो मेंस में वेटेज 25 मार्क्स का ही है, लेकिन प्रीलिम्स में सर दिस इज़ मेक और ब्रेक। बिल्कुल। आई थिंक सर जब मुझे याद आ रहा है 2014-15 तो ऐसे साल थे जब शायद 15+ क्वेश्चंस हमें एनवायरनमेंट से देखने को मिले थे। बिल्कुल सर, और ये सवाल अगर हम देखें तो बहुत सिंपल थे, बहुत कम मेहनत में काफ़ी नॉलेज हमें मिल सकता था, और ये 14-15 सवाल यूजुअली एस्पिरेंट्स कर जाते हैं अगर वो थोड़ी मेहनत करते हैं सर। राइट। तो ये जो वेटेज आपने बताई है सर, ये सिर्फ एनवायरनमेंट की है। व्हाट अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट? सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगेन प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो सर उस पर सवाल आता है अगर कुछ करंट में हो जाए, जैसे अगर हम देखें तो चमोली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड या फिर उस प्रकार की अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो न्यूज़ में आएगा, या फिर अभी लैंड सब्सिडेंस न्यूज़ में चल रहा है तो वो प्रीलिम्स में आने की संभावना है। लेकिन जोशीमठ वाला, बिल्कुल सर, जोशीमठ वाला। लेकिन प्रीलिम्स में सवाल तभी आता है जब वो न्यूज़ में आता है, लेकिन मेंस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सवाल हमें यूजुअली देखने मिलते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी बढ़ भी रहा है इसका वेटेज, और इसको बड़े अच्छे से हमें करंट के साथ मिक्स करके पढ़ना होता है। और अच्छी बात क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट है सर, कहीं ना कहीं हमें सरकार भी अपने गाइडलाइंस के थ्रू बहुत कुछ बताती है, तो अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इजी टू, मतलब यहाँ से मार्क्स लाना भी सिंपलर है रिलेटिवली। सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेंस में आई थिंक एथिक्स में भी कुछ केस स्टडीज़ वगैरह आती है ना, वहाँ पर भी आई थिंक हेल्पफुल हो जाता है। बिल्कुल सर, एथिक्स में केस स्टडी में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे आता है वो कहीं ना कहीं एक अलग एंगल से एक स्टूडेंट को उसमें गॉज किया जा रहा है कि वो उसमें कैसे वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, क्योंकि डिज़ास्टर एक ऐसा टाइम होता है जब एक्चुअल में सर एक ब्यूरोक्रेट इज़ टेस्टेड। कहीं ना कहीं अगर हम फंड्स की भी बात करें तो ब्यूरोक्रेट के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन होता है कैसे वो फंड्स इस्तेमाल कर रहा है इमरजेंसी में, तो वहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका जो एथिकल इंटीग्रिटी वाली जो बात है वो मजबूत बनी रहे। तो वहाँ पे अलग चीज़ टेस्ट हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप
उसमें भी अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे सरकार के क्या गाइडलाइंस हैं ये जान गए तो आप बहुत अच्छे से उन आंसर्स को भी एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस है सर उसमें भी ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि एक ब्यूरोक्रेट को उस टाइम पे कैसे फैसले लेने हैं, कैसे वो कड़े निर्णय जो रहते हैं वो कैसे बनाने हैं सर। राइट। आई थिंक अभी कोविड का सा समय गुजरा तो दिस वाज अ वेरी वेरी टेस्टिंग टाइम्स, तो वहाँ पर भी सिमिलर ही हमने देखा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रैक्टिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और एग्जामिनेशन में तो इंपॉर्टेंस होती ही है। खैर सर, नेक्स्ट जो हम पूछना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए वो ये है कि जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है, जैसे इसके लिए सोर्सेज क्या होने चाहिए, क्या मतलब इसमें NCERTs वगैरह का कुछ रोल है या नहीं है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर NCERT है, पढ़ सकते हैं हम, बट अगेन उसमें जो नॉलेज है सर वो थोड़ा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा देंगे छितराया हुआ नॉलेज है, कंसोलिडेटेड नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी समस्या रहती है कि उसको कैसे पढ़ें। एक बुक आती है जो सबको यूज़ करते हैं आज के टाइम में, शंकर IAS, वो भी सब पढ़ते हैं, लेकिन आधे विद्यार्थी कहते हैं सर ये तो बहुत मोटी किताब है कैसे पढ़ें इसको हम, तो वो एक अलग समस्या होती है। पढ़ के भी गए तो सवाल कितने आ रहे हैं, उससे एक्चुअल कन्वर्ट हो रहे हैं, वो समस्या रहती है। तो बुक्स हैं, बट अगेन सर मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का काम आसान बनाया जा सकता है, जिसमें हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स दे रहे हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही वेल रिसर्च नोट्स होते हैं, तो उसका आप फ़ायदा उठाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देख के हम सब कुछ एनालाइज करके बनाते हैं, तो वो सर ध्यान रखना होता है। बट अगेन सर एनवायरनमेंट में स्टैटिक एंड करंट दोनों को कैसे मिक्स करना है वो एक स्किल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक नॉलेज आपको शंकर की किताब में मिल जाएगा, लेकिन जो करंट है वो वहाँ नहीं मिल रहा। वो उसके लिए हमें अगेन गवर्नमेंट की क्या स्कीम चल रही है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, कुछ कन्वेंशन आया या इंटरनेशनली अगर कुछ चल रहा है तो कुछ अमेंडमेंट हुआ किसी प्रोटोकॉल में, वो जानना होगा। UNFCCC में क्या हो रहा है, कॉप मीटिंग्स में क्या हो रहा है, तो बहुत पैनी नज़र बना के रखनी होती है। तो यहाँ पे सर हम टीचर्स का काम आ जाता है कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ आसान करें, हम उनको कंसोलिडेट करके दें सर ये। राइट। आई थिंक इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स पे ही था और सर ने पहले ही जवाब दे दिया, बट इनफैक्ट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सर के द्वारा बनाई हुई एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है एनवायरनमेंट इकोलॉजी की। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसमें इनफैक्ट टॉपिक वाइज आपका पूरा का पूरा सीरीज़ कंप्लीट करवाया गया है, प्लेलिस्ट उसकी रेडी है। राइट सर, और वो बहुत उस पर अच्छा रिस्पांस भी आया है और आई एम श्योर आपको उसके काफ़ी हेल्प भी मिल सकती है। अगर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपको वो सीरीज़ काफ़ी हेल्प कर सकती है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है ये। सर, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, जैसे आपने बताया कि एनवायरनमेंट में सिर्फ स्टैटिक से काम नहीं बनता, तो करंट अफेयर्स जो है उसकी रेलेवेंस तो रहती है। सर, करंट अफेयर्स मतलब कहाँ से फिर पढ़ना चाहिए? जैसे आपने बताया ये कॉप मीटिंग्स है, हर साल ही होती है। बिल्कुल सर। तो फिर जैसे हर साल इसका कुछ इवेंट अलग होता है, लोकेशन अलग होता है, उसको कहाँ से पढ़ा जाए? उसके सोर्स क्या रखने चाहिए? अखबार से पढ़ना चाहिए, कोई मैगज़ीन लेनी चाहिए? उस पर क्या आपकी वो है? सर, सोर्स एंड ऑफ द डे तो अखबार होता है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है वो अखबार में ही छप रहा है और तभी हमें पता चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है यहाँ पे कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं, आज इंडिया में कुछ हुआ, कॉप मीटिंग हो गई, तो कहीं पे UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की कॉप बैठक हो गई, तो वो ट्रैक नहीं रख पाते। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक नोट्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाना होगा करंट अफेयर्स। बिल्कुल सर, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अखबार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें क्या हो रहा है। एडिटोरियल्स में हमेशा चर्चा होती है सर, हम तो अनिरुद्ध सर ने भी बहुत बार एक टॉपिक कवर किया है अपने वीडियोस में, जब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन किस प्रकार से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वाली चीज़ें ला रहा है। फिर हमने अभी एक वीडियो बनाया था सर, उसमें भी हमने पढ़ाया था कि कैसे यूरोपियन यूनियन टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन के नाम पे किस प्रकार से लॉज को मोल्ड कर रहा है। तो हमें बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट करना होता है जब एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं उसको, कई बार इकॉनमी से, कई बार IR से, तो वो इंटरलिंकेज बनाना सर बहुत ज़रूरी है। एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखें तो अखबार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अखबार पे आप रिलाई कर सकते हैं, लेकिन मेहनत है सर बहुत ज़्यादा, आपको टू द पॉइंट मैनेज करना होगा, एक एक चीज़ फॉलो करना होगा। अगेन दूसरा, जो नेशनल स्कीम्स है उनके लिए हम योजना वगैरह फॉलो कर सकते हैं, उसमें क्या हो रहा है। वैसे ही कई बार TV में डिबेट्स भी आते हैं, डिस्कशन भी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं तो उसको कवर कर सकते हैं। केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या हो रहे हैं, तो एज अ केस स्टडी
हम तैयार करके रखें अपने इन्वायरमेंट के टॉपिक वाइज, कि यहाँ पे एक गांव के लोगों ने किस प्रकार से नदियों को पुनर्जीवित किया, किस प्रकार से ग्राउंड वाटर वापस से नॉर्मल हुआ, कैसे वहाँ पे वापस से फॉरेस्टेशन शुरू हो रहा है। तो ये केस स्टडीज सर बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं एनवायरनमेंट में भी। क्या आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस या सपोर्ट की जरूरत है जिससे आपका सिविल सर्वेंट बनने का सपना पूरा हो सके? पिछले साल अनअकैडमी के 333 से भी ज्यादा लर्नर्स ने क्रैक किया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप भी आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। मैं हूं किंजल चौधरी और हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी प्लस जीएस प्लस सीसैट का कॉम्बो बैच। एक बैच में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज। अब आपको साथ में मिलने वाले हैं फ्री नोट्स भी। अब हमारे खास ऑफर्स के साथ आप इसको ले सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में, सिर्फ 11,999 रुपए में। आज ही ज्वाइन करें कॉम्बो बैच और अपने लबासना के सपने को करें साकार। सर करंट की बात करते हैं तो जैसे एक बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, दैट इज़ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। अब देखिए सभी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को याद करना, स्पेशली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को याद करना तो काफ़ी मुश्किल है। तो उसमें बच्चों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि जो इस साल न्यूज़ में रहे हैं उन पे फोकस करें, या फिर मतलब सारे नेशनल पार्क्स पे, वेटलैंड्स वगैरह हो गई, बहुत सारे ऐसे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ की हम बात करते हैं, तो उसको लेकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सर मुझे इसमें लगता है नेशनल पार्क और रामसार साइट्स, क्योंकि नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसा आपने बताया बहुत बड़ी लिस्ट है। एंड फ्रैंकली आप याद भी करेंगे तो 4 दिन 5 दिन याद रहेगी, छठे दिन तक भूल जाएंगे। लेकिन नेशनल पार्क और रामसार साइट्स, क्योंकि यहाँ से सवाल बन रहा है, तो इतना याद रखने का प्रयास करें। खाली इतना याद रखें कि ये नेशनल पार्क किस राज्य में है, कौन सा टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है, इतना याद रखें। बाकी सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुझे लगता है कि अगर इन न्यूज़ है तो मालूम रखिए उसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो है वो नेशनल पार्क अपने आप कवर कर लेता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन न्यूज़ है तो ज़रूर याद रखिए। रामसार साइट्स कुछ नए ऐड हुए हैं सर, मुझे जैसा याद आता है आज से 5-6 साल पहले, 5-6 साल नहीं, अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, वक्त का अंदाज़ा लगता नहीं है, हमारे टाइम में ज़्यादा रामसार साइट्स नहीं हुआ करते थे, अभी एकदम से हो गई हैं। अब अचानक से इतने बढ़ गए हैं। तो जो नए रामसार साइट्स हैं उनको याद ज़रूर रखिए, पुराने भी कोशिश कीजिए याद रखने का। तो आपके लिए थोड़ी समस्याएं बढ़ी हैं, बट देश के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, रामसार साइट्स बढ़ रही हैं, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। नए रामसार साइट्स अवश्य याद कीजिए, नेशनल पार्क याद कीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन न्यूज़ है तो याद रखिए, टाइगर रिजर्व्स याद रखिए। हाँ जी, इतना ज़रूर करना है। वैसे ही सर अगर कुछ न्यूज़ में आ गया, कूनो पालपुर अगर न्यूज़ में है तो वो याद रखें। याद रख, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो सर सोर्सेज हमने देख लिए और देख लिया कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। तो नेक्स्ट वी वांट टू आस्क कि पीवाईक्यूज़ की कितनी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है, मतलब कि जैसे बच्चे को पीवाईक्यूज़ कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए, एंड क्या वाकई में हमने देखे हैं कुछ ट्रेंड्स जो यूपीएससी फॉलो करता है एनवायरनमेंट में? क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कह सकते हैं कि इन एरियाज़ में से तो ज़्यादा ही सवाल आते हैं, तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए? सर पीवाईक्यू जब हम पढ़ रहे हैं तो सर ने सबसे पहले पूछा कब पढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना है कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ें उसके बाद या उसके पहले भी देख सकते हैं, टॉपिक शुरू करने के पहले पीवाईक्यूज़ देखें क्या आया है इस टॉपिक से, फिर इस टॉपिक की तैयारी करें और फिर आगे बढ़ें। तो टॉपिक वाइज हमें पीवाईक्यूज़ देखना चाहिए, ना कि लास्ट में टुवर्ड्स द एंड। जैसे अभी अगर हमने पढ़ाया आपको कोर इकोलॉजी के कंसेप्ट, तो उसमें आप देखिए पिछले कुछ सालों में कोर इकोलॉजी से कौन कौन से सवाल आए हैं। फिल्टर फीडर्स अभी रिसेंटली आया, ऑस्मोट्रॉफ्स पे आया। तो ये सारी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, क्या होता है म्यूचुअलिज्म, इस प्रकार के जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कौन कौन से हैं, उन पे सवाल आ रहा है, तो वो याद रखिए और उसको आप बेहतर समझ भी पाएंगे। वो टॉपिक भी तभी बेहतर समझेंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हमने सही पढ़ा है। और सर कुछ सवाल रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि कोर इकोलॉजी बहुत लिमिटेड टॉपिक है अपने आप में। आप देखें तो शायद ही, अगेन अगर हम डेप्थ में चले जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के जो हम देखें तो साफ साफ कहा है उन्होंने नोटिफिकेशन में कि एनवायरनमेंट में सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। हाँ। तो वो बेसिक नॉलेज लिमिटेड है, तो आपके लिए अगेन बहुत छोटा सा सिलेबस है, उसी को हमें पढ़ना है और साथ में पीवाईक्यूज़ भी देखने हैं। और एक पीवाईक्यू से ट्रेंड एनालिसिस भी कीजिए कि किसको यूपीएससी वेटेज दे रही है, ये टाइम टू टाइम बदल भी रहा है सर। जैसे सर आई थिंक जो इसकी एनवायरनमेंट की इंटरनेशनल कन्वेंशंस और बॉडीज़ हैं
इससे काफ़ी सवाल आते हैं। वही सर, स्टार्टिंग में कोर इकोलॉजी से आ रहा था। हाँ। फिर जब सबको कोर इकोलॉजी पढ़ना तैयारी शुरू कर दिए तो अब यूपीएससी ने कहा कि नहीं, चलिए इन्वायरमेंटल बॉडीज़ की तरफ चलते हैं। फिर कहे तो चलो ग्लोबल इन्वायरमेंट कन्वेंशंस देखने लगते हैं। हाँ जी। फिर सर एक ट्रेंड आया इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 किसमें क्या अंतर है, Right. वो सारी बातें शुरू हो लॉज गई। वगैरह के ऊपर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे सवाल आने लग गया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में बहुत ही अच्छे से पॉलिटी के सवाल भी उसमें मिक्स हो रहे हैं। तो वो जो ग्रे जोन चला गया, एनवायरनमेंट पॉलिटी, एनवायरनमेंट इकोनॉमी, एनवायरनमेंट आईआर, इनमें अब यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा हमको एक्टिव दिख रहा है सर। राइट सर, ये हमने PYQs की जो बात करी थी ये प्रीलिम्स के लिए करी थी। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस तो बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, जैसे हमने बताया एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट दोनों की ही। तो मेंस के लिए जो जैसे PYQs हैं और मतलब इसको साथ ही में सवाल पूछना चाहूँगा आंसर राइटिंग के बारे में भी। कैसे आंसर राइटिंग को अप्रोच करना चाहिए फॉर द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर, एंड वहाँ पर PYQs का कितना बड़ा रोल है? सर मेंस में क्योंकि बैंडविड्थ यूपीएससी के पास ज़्यादा है नहीं, तो यूजुअली वो जब सवाल फ्रेम कर रहा है तो वो एस्पिरेंट को चेक करना चाह रहा है कि कुछ नई चीज़ हुई, कोई नया डिज़ास्टर आया तो तुम्हें मालूम है क्या, तुमने उसके एनडीए में गाइडलाइंस देखे। तो यहाँ पे सर वो रिपीटेशन वाला फैक्टर उतना नहीं दिख रहा, क्योंकि यूपीएससी के पास बहुत ज़्यादा खेलने के लिए हेडरूम है नहीं। तो अगेन लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए क्या है, किस टॉपिक पे आया है और वो कैसे करंट से कनेक्टेड है, ये भी ज़रूर देखिए। एंड सर मुझे लगता है जहाँ तक बात है आंसर राइटिंग की, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो आंसर राइटिंग हो रही है वो डिज़ास्टर टू डिज़ास्टर वेरी कर जाएगी। बिल्कुल। जैसे अगर हम सुनामी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी वाला एंगल उसमें चला जाएगा सर, कि सुनामी में कैसे प्लेट बाउंड्री मूवमेंट हो रही है, कौन से जगह हैं जहाँ पे हमें इस प्रकार से ट्रेंचेस दिख रहे हैं, जहाँ पे सबडक्शन जोन हो रहा है, जहाँ पे उस प्रकार के डीप फोकस या अर्थक्वेक्स वगैरह आ सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं सुनामी के सिवा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की, तो उसमें भी कुछ पहाड़ में ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं उसका कुछ मैप वगैरह मालूम होना चाहिए। बट अगर हम बात कर रहे हैं स्टैम्पीड की एज अ डिज़ास्टर, तो वो अलग तरीका हो जाएगा लिखने का। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, एनडीए में गाइडलाइंस हमें मिल जाती हैं तो उन्होंने कैसे फ्रेम किया है। और सबसे अच्छी बात सर डिज़ास्टर के आंसर राइटिंग की एक होती है सब्जेक्ट में ही, कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है। कोई भी डिज़ास्टर, बिफोर डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर, आफ्टर डिज़ास्टर। बिफोर डिज़ास्टर तैयारी रखिए कि डिज़ास्टर आ सकता है। ड्यूरिंग डिज़ास्टर क्या SOPs होने चाहिए जो गवर्न करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आफ्टर डिज़ास्टर कैसे तैयारी ऐसी कीजिए कि दोबारा ना हो और जो प्रीवियस डिज़ास्टर हुआ है इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट हुआ है इसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये एक साइकिल है, ये अगर सीख गए तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोई भी डिज़ास्टर हो हमारे लिए वो डिज़ास्टर्स नहीं होगा, उसको हम मैनेज कर लेंगे। आई थिंक सर ये स्ट्रैटेजी तो किसी भी डिज़ास्टर के लिए हम लोग अगर अपने आंसर राइटिंग में लिखना शुरू कर दे तो इट वुड मेक टोटल सेंस। बिल्कुल सर, कोई भी डिज़ास्टर और लाइफ साइकिल वही रहता है। सर डिज़ास्टर में ये फिगर आउट कैसे करते हैं, जैसे हम इतने सारे डिज़ास्टर्स हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, अभी जैसे स्टैम्पीड, लैंडस्लाइड, तो उस साल जैसे फॉर एग्जांपल हमें हर साल क्या हम सारे डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ें? सर सारे डिज़ास्टर्स देखिए अगेन जानना बड़ा कठिन है। मेरा मानना है एनडीए में गाइडलाइंस जितने हैं हमारे पास उतने गाइडलाइंस मालूम होने चाहिए कि हम आंसर में लिख सकें एज़ पर एनडीए में गाइडलाइंस। बाकी मैं आपको जब मैंने एनडीए में पढ़ा है तो मैंने देखा है उसमें गाइडलाइंस ऑलमोस्ट दी सेम है कुछ स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर के लिए, तो आप वो चीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या यूनिक बातें हैं वो 1-2 लाइन है, बस उतना जानना है। तो ये सर स्मार्टली प्ले करना बहुत ज़रूरी है। एंड वो कौन से डिज़ास्टर्स हैं जो इस साल हुए हैं। अगर नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया में यूपीएससी ने सवाल पूछा अर्थक्वेक में कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा जोन है जो कि सिस्मिकली एक्टिव जोन में आ जाता है। तो अगर वैसे ही अर्बन फ्लड्स आ रहा है तो अर्बन फ्लड्स पे सवाल बनेगा। एग्जैक्टली सर, आया था ये। हाँ। मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस साल सर अर्बन चेन्नई फ्लड्स के बाद आया था। चेन्नई फ्लड्स के उस साल 2 सवाल यूपीएससी में 2 सवाल आए अर्बन फ्लडिंग पे, तो वो आई थिंक करंट वाला एक फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट सर, नेक्स्ट जैसे हम लोग बात करते हैं, आपने सोर्सेज के बारे में बताया था, क्या इसमें बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, या फिर इसमें गाइडेंस की आवश्यकता है? सर मेरा मानना है अगर विद्यार्थी में जुनून है तो सेल्फ स्टडी से वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो विद्यार्थी में जुनून है वो ना कर सके।
लेकिन सर कहीं ना कहीं ये जो अंदर में जो मोटिवेशन होता है ये कई बार एक टैपर डाउन करने लगता है, क्योंकि होता यूँ है कि जब हमारे पास फैकल्टी नहीं है जो पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं उन टॉपिक्स में जो कि बहुत कम मेहनत में हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो सर मुझे लगता है कि इसमें एक टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कभी कहूँगा कि सेल्फ स्टडी से नहीं पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल, लेकिन आपकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो सकती है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो वैल्यू एडिशन जो चाहिए आपकी तैयारी में वो होता है। एंड आंसर राइटिंग का अप्रोच बनता है, पढ़ने का अप्रोच बनता है, आपका सोचने का जो तरीका है वो बदलता है। जैसे अभी मैंने बात की वो लाइफ साइकिल वाली, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको फिगर आउट करने में 10-12 डिजास्टर पढ़ने के बाद दिखना शुरू होगा वो, तो वो सारी मेहनत कहीं ना कहीं हम कम कर देते हैं एज अ टीचर से। सो इसी नोट पे बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों हम लोग आपके लिए जो पाथफाइंडर पे अग्निपथ बैच लेकर आए हैं उसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। दिस इज़ इंडियाज़ मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सिविल सर्विसेज गाइडेंस बैच, जिसमें कि हम लोग आपको संपूर्ण तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की मात्र 8,000 रुपये में अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें कि किंजल सर पढ़ाएंगे एनवायरनमेंट और बाकी फैकल्टीज़ आपको बाकी सारा सब्जेक्ट कवर करवाने वाले हैं। एंड इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होने वाली है। और नॉट जस्ट दैट, इसमें मेंस के लिए आपको मेंटोरशिप दिया जाएगा बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इवन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको इसी में अवेलेबल करवाया जा रहा है। एंड दावे के साथ कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल बैच आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। राइट सर मुझे लगता है अफोर्डेबल के साथ साथ वो क्वालिटी भी जो हम पुट इन कर रहे हैं, डेफिनेटली वो क्वालिटी भी इस अफोर्डेबल प्राइस के साथ अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी रहने वाला है सर। डेफिनेटली सर। सर जैसे एनवायरनमेंट का तो हमने बात कर लिया, एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कभी मुझसे पूछ लेते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एनवायरनमेंट तो रेलेवेंट है, नहीं छोड़ सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए 15 सवाल आते हैं, कभी कभार 18 भी आ जाते हैं, और मेंस में चलो थोड़ी वेटेज कम है। डिज़ास्टर तो प्रीलिम्स में नहीं आता है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट छोड़ दें सर अगर? सर वो डिज़ास्टर्स होगा ना छोड़े, क्यों छोड़ना है जब कोई चीज़ हम हार्डली 15 घंटे की तैयारी में प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। Right. 15 से 20 घंटे का हम कोर्स बनाएंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, राउंड अबाउट 20 आवर्स, पर वो 20 आवर्स में अगर आपको 20 to 30 मार्क्स मिल रहा है Right. तो क्यों स्किप करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर ही करीबन 2 महीना स्पेंड कर दें, नहीं, दैट वोंट बी वाइज। वी रियलाइज दैट जब हम कोर्स डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो हम इस बात की पूरी ध्यान रखते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम वो इनपुट दे रहे हैं उसके लिए वैल्यू हो। तो हम सर वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख के आपके टाइम को बहुत जुडिशियसली मैनेज करते हुए सर हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो 20 आवर्स में डिज़ास्टर मैनेजमेंट विल बी डन एंड आई एम प्रीटी श्योर आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे सर। सर एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि जैसे यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह, एनवायरनमेंट को पढ़ने की टर्न कब आनी चाहिए? मतलब कि ऐसा ज़रूरी है कि पहले ज्योग्राफी पढ़ लें या कोई और सब्जेक्ट पहले पढ़ लें उसके बाद एनवायरनमेंट की बारी आनी चाहिए, ऐसा कुछ है पैटर्न? सर थोड़ा सा ज्योग्राफी से मिक्स है एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं है कि कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट डेफिनेटली है, आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझ भी सकते हैं। बट अगेन मुझे लगता है सर एनवायरनमेंट हम पढ़ सकते हैं सेपरेटली भी, बाकी सब्जेक्ट से इतना भी लिंकेज नहीं है कि 1 घंटे में फैकल्टी आपको समझा सकता है, ज्योग्राफी का भी जो कनेक्शन बन रहा है वो बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी के बाद ही जानना है, बट हम फिर भी ध्यान रख रहे हैं, हम ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट ला रहे हैं, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब तक आप एनवायरनमेंट में आए तब तक ज्योग्राफी वाला कनेक्शन आपका बन के तैयार हो, और उसको मैं वापस री एनफोर्स करवा दूंगा एनवायरनमेंट पढ़ाते टाइम। मतलब इन केस अगर कोई एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी करना चाहता है, हाँ। तो उसके लिए आपकी राय ये रहेगी कि ज्योग्राफी पहले पढ़ ले और उसके बाद फिर एनवायरनमेंट पे स्विच करे धीरे धीरे? सर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ करेगा तो बेहतर है। Right. करेगा तो बेहतर है। वैसे भी जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोर सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इकॉनमी, हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ें। Okay. तो इन्वायरमेंट उसके बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साथ में उसको उसके बाद कहीं कहीं लेकर के आए। राइट सर। तो बच्चों यही था हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हमने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली समझा।
ये सीरीज़ एक में और भी लेक्चर्स हम लोग ऐड करने वाले हैं, और भी सेशंस को ऐड किया जाएगा जिसमें कि बाकी सब्जेक्ट्स की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको आपके सामने पेश किया जाएगा। सर वैसे तो मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस जो मेरे ध्यान में थे मैंने पूछे हैं, स्ट्रैटेजीज़ जो पेन पॉइंट्स हैं बच्चों के पूछे हैं। अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें जो आपको लगता है कि ये चीज़ तो एनवायरनमेंट में या डिज़ास्टर में मिस नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज़ सर। सर मुझे लगता है एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ रहे हैं तो करंट इश्यूज अच्छे से पढ़ें, स्टैटिक को लेकिन स्किप ना करें। एक ट्रेंड बन रहा है, स्टैटिक छोड़ दे रहे हैं, खाली करंट पढ़ रहे हैं, तो वो ना करें। यूपीएससी कहीं ना कहीं काफ़ी स्मार्टली क्वेश्चंस मैनेज करता है, स्पेशली जो विद्यार्थी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने कहा है स्टैटिक ना पढ़ें, करंट ही पढ़ें, तो वैसा ना करें। स्टैटिक इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको मर्ज करें अच्छे से। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अगेन मैं नहीं कहूँगा कि आप 2 महीना 3 महीना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम है, उसको लिमिटेड तरीके से स्मार्टली यूज़ करें। एंड इसके सिवा सर और कुछ सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म बिल्कुल इसको फिल कर सकते हैं, आप ज़रूर पूछिए और हम ज़रूर हाजिर होंगे आपके पास जवाब दें। जो आपने बात कही सर वो काफ़ी रेलिवेंट है। वैसे तो ये लास्ट पॉइंट है लेकिन मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। इनफैक्ट ये ट्रेंड हम यूपीएससी में अक्रॉस सब्जेक्ट्स देख रहे हैं। क्या कर रहा है यूपीएससी ना, जैसे कोई करंट इशू आया, उसके स्टैटिक वाले पोर्शन में जाकर के वो कुछ सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल सर। तो वो डायरेक्टली करंट नहीं पूछ रहा, लेकिन करंट का जो चल रहा है रेलेवेंट न्यूज़ में उसके साथ संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल सर। तो उस टाइप की स्ट्रैटेजीज नॉट जस्ट फॉर एनवायरनमेंट, आई थिंक हर जगह वो लागू होती है। तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है जो कि हमें जनरली आई थिंक यूपीएससी में चाहिए। शायद उतनी नॉलेज बेस नहीं चाहिए, बट हाउ टू हैंडल थिंग्स स्मार्टली उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली। राइट, सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।